हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब कि वो फोर्सेस जो स्टेट ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमने बताया कि भाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, सिंपल सी बात है। और रिपल्सिव फोर्सेस को हम जनरली थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको हम क्या बोल सकते हैं? वंडरवाल फोर्सेस। तो ध्यान रखना कि जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होते हैं। जो वंडरवाल फोर्स होंगे कैसे होंगे? वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। तो अब जो वंडरवाल फोर्स थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लंडन फोर्सेस, जिसको डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस, है ना, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ थे हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो फर्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा था? लंदन फोर्सेस। ठीक है, मैंने बताया था कि जो फ्रिट्ज लंदन थे, जो साइंटिस्ट के नाम से ये, ठीक है, तो उनके नाम से। तो अब जो ये जो लंदन फोर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स होता है, सभी में एग्जिस्ट करता है, सभी के अंदर। बट जो क्या कहता है ये कि ये जो फोर्स है वो किन में एग्जिस्ट करता है? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सबके बीच में। तो पहले तो जो हमारे पास थ्योरी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो थ्योरी काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वो थ्योरी ये कहती थी कि भाई गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? अगर गैसेस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर गैसेस को लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल था। बट हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को हाई कर दें तो जो गैसेस होंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर अगर मैं फर्दर में यही काम फिर से और ज्यादा करता हूं, हाई लेवल पे करता हूं, तो जो गैसेस है वो सोलिडिफाई भी हो सकती है। जैसे CO2 सबसे सिंपल एग्जांपल सभी ने सुना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो फिर जो गैसेस हैं जो लिक्विफाई और सोलिडिफाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है। अब बात ये थी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता कौन सा है, किस फोर्स की वजह से वो लिक्विफाई या फिर सोलिडिफाई होती है। तो ये चीज किसने स्टडी की? ये स्टडी की फ्रिट्ज लंदन ने, और उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया लंदन फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है, सभी के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इवन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। भी जो दूसरे टाइप के हैं, चाहे वो आयनिक हो या दूसरे, उनमें तो और भी टाइप के फोर्स हो सकते हैं ना। बट नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही फोर्स होता है और वो लंदन फोर्स होता है, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब के बीच में, ठीक है। तो अब कैसा हुआ? मतलब कि जैसे मेरे पास हीलियम है, वन एटम ऑफ हीलियम, ये सेकेंड एटम ऑफ हीलियम। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, क्या लॉजिक होगा, कुछ भी नहीं पता, है ना। क्योंकि क्या है, ये पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कोइंसाइड्स। मतलब कि इनके ऊपर कहीं पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो फिर इनके बीच में क्या रीजन हुआ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर एग्जिस्ट हुआ? तो लंदन ने एक थ्योरी दी और उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है ना। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड या द चार्ज क्लाउड ऑन दीज मोलिक्यूल्स इज spherically symmetrical. Spherically symmetrical. The electron continuously
continuously moving. It can be imagined that, यहां से वो क्या कह रहा है इसको समझो। यहां से क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, और वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड कर रही है, कहीं पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। तो क्या था कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहेंगे तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि जो उनका मोशन था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए, एक साइड आ गए। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारा एक तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। मतलब उसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट कर जाएगा इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली मतलब उसी टाइम के ऊपर, उसी क्षण, ठीक है, एट एनी टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। तो क्या कहता है कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन दैट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम the distribution of electrons become disturbed and thus center of positive and negative charge separates and it becomes a dipole, a polar molecule. For that instant called इंस्टेंटेनियस डाइपोल। आई बात समझ में नहीं आई, ये क्या कहानी सुना रहा है ये? देखो फिर से समझाता हूं डायग्राम से, पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है कि भाई और कोई लॉजिक नहीं लगा तो उसने कहानी क्या बना, इसने थ्योरी क्या दी कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर जगह बिल्कुल सेम है, कहीं पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा, कि क्या हो गए होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए होंगे। ठीक, गलती किसी से भी हो सकती है, इससे भी गलती हो गई तो फिर इससे क्या हो जाएगा, वहां पर उसी टाइम के लिए फॉर दैट इंस्टेंट वहां पर क्या एग्जिस्ट कर गया, एक डाइपोल। ये सारे नेगेटिव यहां पर आ गई तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल था ये पोलर बन गया फॉर दैट इंस्टेंट, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो अब जैसे इसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट हुआ तो जो नेबरिंग एटम होगा उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, चार्ज इंड्यूस होंगे। अब जो इसके बराबर में जो दूसरा मॉलिक्यूल घूम रहा था वो क्या होगा, इसको देख करके ये भी बदल जाएगा ना, खरबूजे को देख खरबूजा बदलता है, सुना होगा नाम ये। तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इसके रिपल्शन की वजह से उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे। मतलब एक तरफ नेगेटिव आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसके अंदर डाइपोल क्या हो गई, इंड्यूस्ड हुए। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, पैदा होना। इसके अंदर डाइपोल इंस्टेंटली आया फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो नाम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इस डाइपोल की वजह से इस मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हुए, पैदा हुए, तो नाम क्या दे दिया गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जो लंदन फोर्स है एक्चुअल में वो क्या होता है, एक फोर्स होता है किस किस के बीच में, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। आई बात समझ में? तो ये चीज वो समझाना चाह रहा है। फिर क्या कहता है इससे आगे, ड्यू टू दिस द नेबरिंग एटम, ड्यू टू दिस in the neighboring atom, the dipole induced
thus due to this instantaneous dipole, induced dipole, thus due to this instantaneous dipole, induced dipole, there exists a force of attraction called, और क्या बोल देंगे हम इसको, लंदन फोर्स। ठीक है, लंदन ने इसको स्टडी किया था, लंदन की थ्योरी थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लंदन फोर्स। था ना, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी। तो ये स्टोरी थी। अब जो इसके बाद जो मेन चीज ये आती है, अब भी जो लंदन फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेंगे भाई, किस केस में डायपोल जल्दी से इंड्यूस हो सकते हैं, किस केस में डिस्टोर्शन ज्यादा होगा। अब जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये न्यूक्लियस इसके ऊपर होल्ड रखता, इसको समझाता बुझाता, इसके पास बैठता, तो ये कभी भी डिस्टोर्ट नहीं होते ना। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से पोलराइजेशन या डिस्टोर्शन के चांसेस बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा डिस्टोर्शन के चांसेस बढ़ेंगे उतनी जल्दी डायपोल इंड्यूस होगा, मतलब कि उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो क्या कहता है कि कौन जो लंदन फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो लंदन फोर्स है डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। लंदन फोर्सेस आर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? फर्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और थर्ड वन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब सबसे पहले जो साइज है, साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि भाई जब साइज जितना बड़ा होगा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन का चांस उतना ज्यादा होगा, और जितनी जल्दी पोलराइज होगा उतने ही जल्दी उसमें डायपोल इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, मतलब कि वो न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब कि सिंपल सी बात क्या होगी, इसको भी आप साइज के साथ ही रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों में सिंपल मैं ये लिख सकता हूं कि एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए सेम ही रीजन है, इंक्रीजेस, देन द चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन of electron cloud also increases, and thus the instantaneous dipole, induced dipole forces also increases। आई बात समझ में कहता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके डिस्टोर्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी से डिस्टोर्ट होगा, जल्दी से पोलराइज होगा और उसमें डायपोल एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है। अब इसी के ऊपर, इस ए और बी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इवन आईआईटी में भी, कि हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एटम भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। तो हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अब ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स काम करता है। तो अब इनमें से लंदन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो फिर दिमाग में क्या बात जाएगी कि भाई लंदन फोर्स तो साइज पे डिपेंड करता है, कि जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा पोलराइजेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, क्रिप्टन का साइज सबसे बड़ा होगा।
तो साइज बड़ा होगा मतलब इजीली पोलराइज होगा, डायपोल जल्दी से एग्जिस्ट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा। आई बात समझ में, ध्यान रह जाएगा ना, सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मुझे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा हो तो क्या उस पर भी डिपेंड करेगा, तो ये भी चीज डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर पे। मतलब जो लंडन फोर्सेस हैं आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पास सी है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर because as the surface area increases, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा, द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा। अब ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, हमारे पास पेंटेन है, सेकंड है हमारे पास आइसोपेंटेन है, और हमारे पास नियोपेंटेन है। सेम है, तो सभी के अंदर 5 एटम्स ऑफ कार्बन है, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम, बट फिर भी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब उसका रीजन क्या गया, स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये लीनियर हो गया, जबकि जो इसकी शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। और आपको पता है कि जो स्फेयर्स होते हैं, स्फेयर्स का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ये जो स्फेरिकल फॉर्म में दिख रहा है हमें, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। और जबकि ये जो लीनियरली है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाएगा, या फिर लंडन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और मिनिमम किसका हो जाएगा, इसका। तो आप इस तरीके से भी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पहचान सकते हो। मतलब कि जो लंडन फोर्सेस हैं वो हमें मोलिकुलर अट्रैक्शन के बारे में काफी जानकारी देंगे। बट ये जो मेनली कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। लंडन फोर्सेस के जो 4 टाइप्स हैं उनमें भी सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा ये। ठीक है, इसीलिए जिन भी मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ये फोर्स होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और रूम टेम्परेचर पे वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी इसको बहुत अच्छे से देखना है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस को करके देखना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।